इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें हम सुन रहे हैं कहानी 7 बहनें। तो आइए दोस्तों सुनते हैं एक नई कहानी, जो कि हानी जाति की कहानी है। इसका शीर्षक है चावल। बहुत पहले की बात है। एक राजा के राज्य के निवासी धान की भूसी खाकर जीवन बिताते थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि भूसी के अंदर का दाना अर्थात चावल एक उत्तम खाद्यान्न होता है। वे उसे धान की हड्डी समझकर फेंक देते थे और भूसी को धान का मांस समझकर खा लेते थे। उस राजा के महल में बहुत से दास दासियां थे। उनमें मीनिया नामक एक दासा भी थी, जिसका काम खासतौर पर रानी की सेवा टहल करना था। रानी अपनी दासियों के साथ बड़ी क्रूरता का बर्ताव करती थी। रानी की आज्ञा पर उसकी दासियों को छोटी छोटी बातों पर डांट डपट सुननी पड़ती और लाख पुरुषों की मार सहनी पड़ती। अक्सर रानी की क्रूरता इतनी बढ़ जाती कि वह अपनी दासियों को पेट भर खाना भी नहीं खाने देती थी। एक दिन मीनिया को पानी लाने में कुछ देर हो गई। इस पर रानी नाराज होकर मीनिया से बोली, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाती हूँ, लेकिन तुम मेरी सेवा अच्छी तरह नहीं करती हो। मेरा हुक्म है कि अब से तुमको खाना नहीं मिला करेगा। खाना मिले या ना मिले, मीनिया को रानी की सेवा तो करनी ही थी। तो वह भूखे पेट रहकर पहले की तरह काम करती रही। नतीजा यह हुआ कि वह दिन पर दिन दुबली होती गई और उसका चेहरा शरद की मुरझाई हुई पत्तियों की तरह पीला पड़ता गया। धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि वह काम करने लायक ही नहीं रही। उसने मन ही मन सोचा, ये लोग मुझे खाना तो देते नहीं, तो क्या इस तरह मैं भूख से मर जाऊं? नहीं, हरगिज नहीं। पेट भरने के लिए मैं धान की हड्डियां ही खाऊंगी। यह सोचकर उसने चावल के मुट्ठी भर दाने इकट्ठा किए और उन्हें पका लिया। वह पहला निवाला मुंह में रखते ही आश्चर्यचकित हो गई। कितनी स्वादिष्ट है ये हड्डियां, माँ से भी ज्यादा स्वादिष्ट, सचमुच बेहद अच्छी है। तब से वह धान की तमाम हड्डियां बीन कर जमा करने लगी और दूसरों की नजर से बचाकर रोज थोड़ी सी पकाकर खाने लगी। समय बीतता गया, लेकिन मीनिया भूख से मरने के बजाय पहले से ज्यादा स्वस्थ और सुंदर होती गई। उसके चेहरे पर रौनक और गुलाबी आती गई। अन्य दास दासियां नहीं जानते थे कि उसमें इस परिवर्तन का क्या कारण है। मीनिया की कोमल मुस्कुराहट इतनी मधुर और आकर्षक थी कि उसे देखकर राजमहल के नौजवान दास उस पर रीझ जाते थे। आखिर उन दास दासियों से न रहा गया और उन्होंने एक एक करके मीनिया के कमरे में आकर उससे पूछना शुरू किया, मीनिया, इतने दिनों की सागरदर्शी के बाद भी तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई हो? अब तो तुमको देखकर परियां भी चौंक जाएंगी। आखिर क्या रहस्य है, हमें भी तो बताओ। तब मीनिया ने उन्हें बता दिया कि वह धान की हड्डियां खाती रही थी और उसकी सुंदरता का शायद यही कारण रहा होगा। फिर वह बोली, यह बात तुम लोग अपने तक ही रखना, किसी दूसरे को मत बताना और रानी को तो भूल कर भी नहीं। इस तरह अन्य दास दासी ने भी धान की हड्डियां खानी शुरू कर दी। वे हर शाम चुपचाप मीनिया के कमरे में चले जाते, पेट भर चावल खाते और फिर चुपके से बाहर निकल आते। जब रानी ने देखा कि मीनिया इतनी खूबसूरत हो गई है, तो उसका हृदय ईर्ष्या से भर उठा। वह यह सोचकर चिंतित हो उठी कि कहीं राजा मीनिया पर मोहित न हो जाए और उसे अपनी रानी न बना ले। इसलिए उसने मीनिया को बुलावा भेजा और अपनी घृणा और ईर्ष्या को दबाकर स्नेहपूर्ण स्वर में उससे कहा, मेरी प्यारी मीनिया, तुम तो सचमुच बेहद खूबसूरत हो गई हो। आखिर मुझे भी तो बताओ
कि तुमने क्या खाकर खुद को इतना सुंदर और आकर्षक बना लिया है। अगर तुम मुझे इसका रहस्य बता दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। बताओ मीनिया, बताओ। मैं ये रहस्य जाने बिना जिंदा नहीं रह सकूंगी। तुम कितनी अच्छी लड़की हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में दया की भावना कूट कूट कर भरी है और तुम मुझे दुख में छटपटाते नहीं देख सकती। रानी ने सोचा था कि इस तरह खुशामद करके वह मीनिया से उसकी सुंदरता का रहस्य मालूम कर लेगी और फिर वह खुद भी उतनी ही खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन मीनिया रानी की रग रग से वाकिफ थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और वह हिकारत की नजर से रानी की ओर देखती रही। रानी की कोशिश नाकाम रही। वह मीनिया की सुंदरता का रहस्य मालूम नहीं कर सकी और इतनी बेचैन हो उठी कि उसकी आंखों की नींद उड़ गई। वह पलंग पर लेटी लेटी आंखों में ही रात काटने लगी। दूसरी तरफ अन्य दास दासियों के साथ मीनिया के संबंध दिन पर दिन मधुर होते गए और मीनिया उन सबको बहुत चाहने लगी। यह देखकर रानी ने एक षड्यंत्र रचा। अगली सुबह रानी ने द्वेषपूर्ण स्वर में मीनिया से बोला, अगर तुम अपना रहस्य मुझे नहीं बताओगी तो मैं राजा से कहकर राजमहल के सब दास दासियों को मरवा डालूंगी। रानी की इस धमकी से मीनिया को इतना दुख पहुंचा कि वह रोती हुई अपने कमरे में लौट आई। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो उठी और सूज गई। जब अन्य दास दासियों ने मीनिया की यह हालत देखी तो उससे पूछा, मीनिया क्या हुआ तुमको? इतने दुखी क्यों हो? हमें बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या रानी ने तुमको फिर पिटवाया है? लेकिन मीनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग रही थी। उसे इस तरह रोता देख उसके साथी भी आंसू बहाने लगे, लेकिन मीनिया उन्हें बिलखता न देख सकी और उसने उनको सच सच बता दिया। रानी का कहना है कि अगर मैं अपनी सुंदरता का राज उसे नहीं बताऊंगी तो वह राजा से कहकर तुम सबकी हत्या करवा देगी, इसलिए मैं बेहद दुखी हूँ। यह सुनकर सभी दास दासियां गुस्से से आग बबूला हो गए और एक स्वर में बोले, यह रहस्य तुम उसे कभी मत बताना। अगर वह हमें मरवा डालना चाहती है तो उसे ऐसा कर लेने दो, लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए मैं तुम लोगों को अपनी जान गंवाते नहीं देख सकती। मीनिया ने ऐतराज किया, भले ही हम लोग मर जाएं, लेकिन उसको यह रहस्य भूल कर भी मत बताना। दास दासियों ने गुस्से से कहा। लेकिन मीनिया भला इस बात से कैसे सहमत हो सकती थी कि उसके सब साथी इस तरह मौत के घाट उतार दिए जाएं। तो वह रानी से निपटने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए बड़ी देर तक दिमाग खपाती रही। आखिरकार उसने एक उपाय सोच लिया। वह दौड़ती हुई रानी के पास पहुंची और फुसफुसाकर बोली, रानी जी, मैं आपको बताने को तैयार हूँ कि खुद को सुंदर बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बात की चर्चा करने के लिए यह जगह ठीक नहीं है। हम किसी दूसरी जगह पर चलकर इसकी चर्चा करते हैं। अच्छा तो यह है कि हम आपके कमरे में चलें। वहाँ कोई आदमी हमारी बात न सुन पाएगा। रानी ने मीनिया को अपने कमरे में ले जाकर खुशी से कहा, मीनिया, मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि तुम बहुत दयालु और सुंदर हो। अच्छा, अब जल्दी से अपना रहस्य मुझे बता दो। बदले में जो चाहिए मांग लो, मैं जरूर दूंगी। मीनिया के सुंदर चेहरे पर मुस्कुराहट आई, जिसे देखकर मीनिया की तरह सुंदर बनने की रानी की इच्छा और तीव्र हो गई और वह उसका रहस्य जानने को अधीर हो उठी। रानी जी, मीनिया बोली, जरा धीरज रखिए। मैं वादा करती हूँ कि आपको जरूर बता दूंगी। मैं आपसे कोई इनाम नहीं चाहती, लेकिन एक विनती जरूर करना चाहती हूँ। यह कहते कहते मीनिया गंभीर हो गई। जरूर जरूर बताओ, क्या विनती है तुम्हारी? मैं जरूर मान लूंगी। जल्दी बताओ मेरी प्यारी मीनिया। आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगी? हरगिज नहीं मीनिया, अब और देर मत करो, फौरन बताओ। अच्छा, पहले आप राजा के पास जाएं और उनसे कहें कि राजमहल के सब दास दासियों को छुटकारा दे दें और भविष्य में उन्हें यहाँ दास दासियों के रूप में कभी न बुलाएं। इस तरह रानी ने राजा के पास जाकर मीठी मीठी बातों से उसे मना लिया और राजा ने सब दास दासियों को छोड़ देने का हुक्म दे दिया। जब मीनिया ने देखा कि उसके सब साथियों को राजमहल की गुलामी से छुटकारा मिल गया है और वे सही सलामत वहां से चले गए हैं, तो वह मुस्कुराती हुई रानी से बोली, रानी जी, अब मैं अपना रहस्य आपको बताती हूँ। आपको याद होगा
एक बार आपने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। तब शुरू के कुछ दिनों में मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला और मैं भूख से तड़पती रही। यहाँ तक कि मुझे अपनी जिंदगी भी दूभर लगने लगी थी। लेकिन मरने की बजाय मैं खुद को जिंदा रखने की बराबर कोशिश करती रही और धीरे धीरे पहले से मोटी और सुंदर हो गई। रानी जी, अगर आप भी वैसा ही करें जैसा मैंने किया था, तो आप मुझसे तिगुनी चौगुनी सुंदर बन जाएंगी। रानी सुंदर बनने के लिए इतनी दीवानी थी कि उसने खाना छोड़ दिया और भूख की पीड़ा बर्दाश्त करने लगी। लेकिन 10 दिन बाद वह दुष्टा भूख से चल बसी और उसके कुछ दिनों बाद राजा भी तड़प तड़प कर स्वर्ग से धार गया, क्योंकि उसकी सेवा टहल के लिए राजमहल में दास दासी नहीं रहे थे। उसके बाद से हानी जाति के लोग मेहनत से खेती बाड़ी करने लगे और स्वादिष्ट सफेद चावल खाने लगे। आज भी जब ये लोग सुगंधित चावल खाते हैं तो उन्हें यह पुरानी कहानी याद आ जाती है। तो दोस्तों, हमारी यह हानी जाति की कहानी चावल समाप्त होती है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक नई कहानी जो कि तुंगशांग जाति की लोक कथा, जिसका शीर्षक है सफेद पंखों की पोशाक। बहुत पहले की बात है। तुंगशांग जाति की एक लड़की थी, इसका नाम था फातुमान। बचपन में ही उसकी माता स्वर्ग से धार चुकी थी। उसकी सौतेली माँ का स्वभाव बहुत बुरा था। वह हमेशा कोई न कोई बहाना ढूंढकर बेचारी फातुमान को सताती रहती थी। लेकिन फातुमान बेहद होशियार लड़की थी। उसकी सौतेली माँ उसको कठिन से कठिन काम सौंपती और फातुमान उस सब को अच्छी तरह पूरा कर देती। सौतेली माँ कोशिश तो बहुत करती, लेकिन फातुमान का कोई दोष नहीं निकाल पाती, इसलिए वह उससे और ज्यादा घृणा करने लगी। उसने सोचा, इस कमबख्त छोकरी को घर से भगाए बिना मैं चैन से नहीं रह सकती। फातुमान को 13 साल की उम्र में उस निर्दयी सौतेली माँ ने 50 औंस चांदी में काली दाढ़ी वाले एक दुष्ट पुरुष के हाथ बेचने का सौदा कर लिया। दोनों के बीच यह तय हुआ कि 3 दिन बाद वह पुरुष आकर फातुमान को ले जाएगा और उससे विवाह कर लेगा। इसके बाद सौतेली माँ ने मकान के आगे और पीछे के दरवाजों पर ताले लगा दिए और फातुमान के लिए वहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया। उसकी हालत किसी गहरे गड्ढे में गिरी छोटी हिरनी की तरह हो गई। मुसीबत की मारी बेचारी फातुमान अपने कमरे में भयभीत, उदास और असहाय बैठी हुई थी। आकाश में कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। फातुमान ने खिड़की से बाहर झांका और कबूतरों को आजादी और खुशी से उड़ते हुए देखा। काश वह भी उन कबूतरों की तरह आजादी से घूम फिर सकती। वह खिड़की के पास बैठकर मन स्वर में गाने लगी। सफेद कबूतरों, ओ सफेद कबूतरों, हो जाती मैं मुग्ध बहुत तुमको उड़ता देख देख कर। फिर मिल जाते 2 पंख कहीं से, फिर मैं भी उड़ जाती दूर दूर तक। उसी रात को उसने सपने में देखा कि कबूतरों का एक झुंड आकाश से नीचे उतरकर चारों ओर बैठ गया। एक कबूतर बोला, हे कुमारी, हम तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाए हैं, तुम इन्हें ले लो। उनसे अपने लिए एक पोशाक बना लो। संकट के समय तुम उसे पहन लेना और उड़ जाना। तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और तुम आजादी व सुख की दुनिया में पहुंच जाओगी। यह कहकर सफेद कबूतरों ने अपने अपने शरीर से कुछ पंख निकालकर फातुमान के पलंग पर रख दिए और वहां से उड़ गए। कबूतरों के पंखों की फड़फड़ाहट से फातुमान की नींद टूट गई। उसने आंखें खोलकर देखा कि पास ही सफेद पंखों का ढेर लगा हुआ है। उसे बेहद खुशी हुई। उसने चिराग जलाया और कबूतरों के कहने के अनुसार उन पंखों की पोशाक बनानी शुरू कर दी। सीने पिरोने के काम में वह बेहद निपुण थी। सो रात भर मेहनत से काम करके उसने सवेरा होने से पहले ही सफेद पंखों की एक सुंदर व हल्की पोशाक तैयार कर ली। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन सुबह वह काली दाढ़ी वाला आदमी एक घोड़ा लेकर अपनी दुल्हन को लेने आया। उसे देखकर फातुमान इतनी डर गई कि उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया और छिपकर बैठ गई।
उसे बाहर जाने का साहस नहीं हुआ। कुछ देर बाद उसकी सौतेली माँ आई और कमरे के बाहर से बनावटी स्नेह के स्वर में उसे पुकारने लगी, मेरी अच्छी बेटी, दरवाजा खोलो। मैं श्रृंगार कर रही हूँ माँ, फातुमान ने अंदर से जवाब दिया। कुछ मिनटों के बाद सौतेली माँ ने फिर पुकारा, तुमने श्रृंगार कर लिया बेटी? माँ, मैं बाल संवार रही हूँ। कुछ और मिनट बीत गए और सौतेली माँ अधीरता से बोली, फातुमान, बाल बना चुकी या नहीं? मैं हाथ मुंह धोना चाहती हूँ माँ। कुछ और समय बीत गया और इंतजार करते करते सौतेली माँ का धीरज टूट गया। दुष्ट छोकरी, तुम्हारा सजना संवरना खत्म हुआ या नहीं? अभी नहीं माँ, मैं कपड़े पहन रही हूँ। सौतेली माँ अब और इंतजार नहीं कर सकी। उसने काली दाढ़ी वाले पुरुष को बुलाया और दरवाजा खोलने को कहा। उसने धक्के मारकर दरवाजा खोल दिया। कमरे में पांव रखते ही दोनों ने देखा कि फातुमान पंखों की सफेद व मुलायम पोशाक पहन रही है। इसके पहले कि वे दोनों फातुमान को छू सकते, वह अचानक एक सफेद कबूतरी बन गई और पलक झपकते ही फड़फड़ाती हुई कमरे से बाहर आकाश की ओर उड़ गई। आकाश में उसने कई चक्कर लगाए और क्षितिज की ओर उड़कर नजरों से ओझल हो गई। आकाश में उड़ते उड़ते जब काफी समय बीत गया तो फातुमान एक पहाड़ी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते के किनारे खड़े पेड़ की शाखा पर बैठ गई। सूरज डूब रहा था। सांझ के उस झुटपुटे में शोक संतप्त फातुमान एक दुख भरा गीत गुनगुनाने लगी। गुटरगू 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 गुटरगू, सौतेली माँ के बर्ताव से मैं कितनी दुखी हूँ। अनाथ हूँ इस विशाल आकाश के नीचे, रहने की जगह मुझे मिलेगी कहाँ से। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस गांव की तरफ जाने वाले रास्ते के दूसरे छोर पर एक बूढ़े आदमी की चाय की दुकान थी। उसने फातुमान का दुखपूर्ण गीत सुना और उसको दिलासा देने के लिए गाते हुए बोला, सफेद कबूतरी, ओ सफेद कबूतरी, क्यों रोती हो दुखी होकर? आकर रहो यहाँ मेरे घर में, यही लिखा है हमारे भाग्य में। फिर बूढ़े आदमी ने अपनी दुकान में एक चबूतरे पर 3 केतलियां रखी, एक सोने की, एक तांबे की और एक लोहे की। इसके बाद उसने सोने की केतली से एक जेठ के प्याले में साफ पानी उड़ेला और प्याले को दरवाजे के पास एक मेज पर रख दिया। फिर पेड़ पर बैठी कबूतरी से कहा, प्यारी सफेद कबूतरी, पानी पीने आओ। लंबे समय तक उड़ते रहने के कारण कबूतरी को बहुत प्यास लगाई थी। उस बूढ़े आदमी की दयालुता देखकर वह डर कर भागने के बजाय पानी पीने के लिए पेड़ से नीचे उतर आई। उसने एक ही सांस में प्याला भर पानी पी लिया। अचानक वह कांपने लगी। बूढ़ा आदमी आगे बढ़कर उसके सफेद खूबसूरत पंखों पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा और वह कबूतरी देखते ही देखते कुमारी फातुमान बन गई। इसके बाद फातुमान उस बूढ़े आदमी के साथ ही रहने लगी। वह चाय खाने के काम में उसका हाथ बटाती और दयालु बूढ़ा आदमी उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करता मानो वह उसकी सगी बेटी हो। इस प्रकार फातुमान खुशी से अपने दिन बिताने लगी। एक दिन बूढ़े आदमी ने उसे कहा, चबूतरे पर 3 केतलियां रखी हुई हैं। सोने की केतली देवताओं के लिए है, तांबे की केतली मनुष्यों के लिए है और लोहे की केतली पिशाचों के लिए है। मनुष्यों के लिए चाय बनाते समय तुमको तांबे की केतली का ही प्रयोग करना चाहिए। एक दिन फातुमान बाल्टी लेकर पानी लेने गई। अचानक उसे अपनी सौतेली माँ और वह काली दाढ़ी वाला पुरुष पहाड़ की ओर आते दिखाई दिए। उसने सोचा भी नहीं था कि वे दोनों वहां आ पहुंचेंगे। वह बेहद डर गई और उल्टे पांव घर लौट आई। अपनी सफेद पंखों की पोशाक ढूंढते ढूंढते वह बूढ़े आदमी से बोली, बहुत बुरी खबर है बाबा, मेरी सौतेली माँ मुझे तलाशते यहाँ आ पहुंची है। डरो मत मेरी प्यारी बेटी, बूढ़ा बोला, तुम कमरे में चुपचाप बैठे हो। देखो मैं किस तरह इन बदमाशों से निपटता हूँ। ए बुढ़े, उन्होंने पूछा, क्या तुमने किसी अपरिचित लड़की को यहाँ देखा है? हमने सुना है कि वह तुम्हारे साथ रहती है, क्या यह ठीक है? अपरिचित लड़की? नहीं तो? हाँ, एक सफेद कबूतरी जरूर मेरे चाय खाने में रहती है। वह इसलिए मेरे शरण में आ गई कि कुछ बदमाश उसका अहित करना चाहते थे।
वही है, वह मेरी बेटी ही है, सौतेली माँ बोली। वही है, वह मेरी पत्नी है, काली दाढ़ी वाले आदमी ने कहा। जल्दी करो बूढ़े, उसे फौरन हमारे हवाले करो, दोनों चिल्लाकर बोले। इतनी उतावली क्यों दिखाते हो, थोड़ा सब्र करो, बूढ़े आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया। लड़की का पीछा करते करते तुम लोगों को इस गर्मी में इतनी दूर पैदल चलना पड़ा, थक गए होंगे और प्यास भी लगाई होगी। आओ पहले चाय पियो, फिर बात करेंगे। यह कहते कहते बूढ़े आदमी ने लोहे की केतली से 2 प्यालों में चाय उड़ेलकर उन दोनों को पीने के लिए दी। उन दोनों ने अभी कुछ ही घूंट चाय पी थी कि वे धुएं के रंग की 2 छोटी चिड़ियों में बदल गए। दोनों चिड़ियां जमीन पर उतर गई और मेज के नीचे ची ची करती हुई इधर उधर फुदकने लगी। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाकर उन्हें वहां से भगा दिया। वे उड़कर बाहर के पेड़ की शाखा पर बैठ गई। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। उसने कमरे में छिपी फातूमान को पुकारा। बाहर आओ बेटी, देखो ये दोनों दुष्ट उड़कर पेड़ पर जा बैठे हैं। फातूमान ने जैसे ही बाहर कदम रखा, पेड़ पर बैठी धुएं के रंग की चिड़िया एक स्वर में चिल्लाई, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, कमबख्त लड़की, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, कमबख्त लड़की। बूढ़े आदमी ने एक पत्थर उठाकर उनकी ओर फेंका और वे दोनों डर के मारे वहां से फुर्र हो गई। थोड़ी देर बाद जब फातूमान अंगीठी के पास बैठी हुई पानी उबाल रही थी, तो दोनों चिड़िया फिर वहां आकर ची ची करने लगी। घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, कमबख्त लड़की, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, कमबख्त लड़की। वे बहुत देर तक शोर मचाती रही, जिससे परेशान होकर फातूमान बूढ़े आदमी के पास गई और बोली, बाबा वो फिर यहाँ आ गई है, आप फौरन उन्हें यहाँ से भगा दीजिए। बूढ़े आदमी ने एक लंबी टहनी लेकर उन दोनों को भगा दिया, लेकिन अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि वे दोनों फिर वहां आ गई और शोर मचाने लगी। घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, कमबख्त लड़की, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, कमबख्त लड़की। ओ बाबा, उन्हें यहाँ से भगा दीजिए ना, फातूमान चिल्लाकर बोली। इनकी कभी न रुकने वाली चींची से तो मैं पागल हो जाऊंगी। उस समय बूढ़ा आदमी रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रहा था। उसने गूंदे हुए आटे का एक टुकड़ा लेकर दरवाजे के बाहर फेंका, जो पल भर में एक छोटा बाज बन गया। वह बाज चीखता हुआ उस पेड़ की ओर लपका, जिस पर धुएं के रंग की दोनों चिड़िया बैठी हुई थी। बाज को अपनी ओर आता देख वे अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़कर बहुत दूर चली गई और फिर वापस नहीं आई। आजकल भी घने जंगलों में धुएं के रंग के पंखों वाली चिड़िया नजर आती हैं। वो पेड़ पर बैठकर चिल्लाती हैं, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, कमबख्त लड़की, घर वापस जाओ, घर वापस जाओ, कमबख्त लड़की। बाज इन चिड़ियों का जानी दुश्मन है। वह उनकी आवाज सुनते ही उनका पीछा करने लगता है। आज भी लोग इन धुएं के रंग के चिड़ियों को आदमी को तलाश करने वाली चिड़िया कहते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने सुनी सफेद पंखों की पोशाक नामक कहानी, जो कि तुंगशान जाति की लोक कथा है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं चीन की लोक कथाएं, जिसमें शामिल है चीन की हान, हुए, मंगोल, म्याओ आदि जातियों की कहानियाँ। संकलन की प्रत्येक कहानियों में भी लोक जीवन की सरल लेकिन गहरी भावनाएं सामने आती हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह कहानियाँ बेहद पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों, आज की चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यही समाप्त होता है। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय।